सो सभी ने असाइनमेंट ओपन कर ली, वेंट ऑफ फैक्टर एंड अब नॉर्मल मोलर मास की. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू. रीड द फर्स्ट एमसीक्यू. इन केस ऑफ एसोसिएशन अब नॉर्मल मोलर मास विल डैश. अब जब एसोसिएशन होगी, एसोसिएशन मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, कंबाइन. जब कंबाइन कर रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स कम हो चुके हैं. अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, मोलर मास क्या करेगा, इंक्रीज. यानी कि अब नॉर्मल मोलर मास विल इंक्रीज. कौन सी ऑप्शन बन रही है आंसर, ए ऑप्शन. कौन सी ऑप्शन बन रही है आंसर, ए ऑप्शन. ओके. सेकंड एमसीक्यू. अ कंपाउंड अंडरगो कंप्लीट डाइमराइजेशन. डाइमर वर्ड का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स का जुड़ना. डाइमर वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है. सो अगर दो मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं यानी कि एसोसिएट किए हैं तो आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 जितने भी हमारे एसोसिएट कर रहे हैं, क्योंकि एसोसिएशन के केस में हमें 1 करना होता है. ठीक है. सो कितना आ जाएगा, दो मॉलिक्यूल जुड़े तो 1/2. आंसर क्या आ जाएगा, 0.5. तो ये कौन सी ऑप्शन बन रही है हमारी, बी ऑप्शन. इतना क्लियर है ना. रीड द थर्ड वन. बताइए मुझे फिर आंसर. अ कंपाउंड अंडरगो टेट्रामराइजेशन. टेट्रामराइजेशन मतलब 4 मॉलिक्यूल्स. टेट्रामराइजेशन मतलब कि 4 मॉलिक्यूल्स क्या कर चुके हैं, जुड़ चुके हैं. ठीक है. तो इसकी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, अगर 4 मॉलिक्यूल्स जुड़ चुके हैं तो 1/4. कितना आ जाएगा, 1/4 कितना होता है, 0.25. तो ऑप्शन कौन सी आई हमारी, बी ऑप्शन. इतना क्लियर है, तीनों एमसीक्यू समझ आ गए, बोलिए. ओके, लेट्स मूव टू द फोर्थ एमसीक्यू. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन. केसीएल का सोल्यूशन है जो 1 मोलर. मोलर मीन्स क्या आगे बने आपको, मोलैलिटी. क्या आगे बने आपको, कितनी है मोलैलिटी, 1. वो बोल रहे हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, केसीएल का सोल्यूशन, अज्यूमिंग केसीएल टू बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर. जो केसीएल है वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर चुका है, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या है, 100%, यानी कि 1. अल्फा कितनी है, मतलब पूरा जो केसीएल डिसोसिएट कर चुका है. जब 100% डिसोसिएशन होए, 100% मतलब 1 वैल्यू रख सकते हो, तो आई किसके इक्वल आ जाता है, एन के. आई किसके इक्वल आ जाता है, एन के, जब 100% डिसोसिएशन हो. अब मुझे बताइए केसीएल कितने मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट करेगा, के पॉजिटिव एंड एन की वैल्यू कितने मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं यहाँ पर, 1 + 1 2. सो आई भी 2, एन भी 2. समझ आ गया, जितने मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट करें उतने ही आएंगे. समझ आ गया, बोलिए यस और नो. क्या लिखा है यहाँ पर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन. फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है. फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए मुझे. डेल्टा टीएफ वाला लगेगा. सो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, यहाँ पर अभी आई भी रखना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि डिसोसिएट कर रहा है या एसोसिएट कर रहा है तो यू नीड टू इंक्लूड द आई. केएफ इनटू मोलैलिटी. समझ आ गया. पहले डेल्टा टीएफ निकालेंगे. आई की वैल्यू कितनी पुट करें यहाँ पर, 2. कितनी पुट करें, केएफ आपको गिवन है, कितना है, 1. मोलैलिटी कितनी गिवन है, 1. मोलैलिटी कितनी गिवन है, आंसर कितना आया, इतना आया, बोलिए. बट उन्होंने क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये डेल्टा टीएफ होता है डिप्रेशन, यानी कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, टी नॉट एफ माइनस इज इक्वल टू 3.7. टी नॉट एफ होता है क्योंकि पानी में सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन की बात कर रहे हैं. प्योर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0. कितना होता है, तो बताइए फिर आंसर कितना आ गया, -3.72 डिग्री सेल्सियस. कौन सी ऑप्शन बन रही है यहाँ पर, ए ऑप्शन. कौन सी ऑप्शन बन रही है, आई होप दिस एमसीक्यू इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. समझ में आ गया ये एमसीक्यू. बताइए क्या है एमसीक्यू में, मोलैलिटी की वैल्यू कितनी है, 1. क्योंकि यहाँ पर 100% डिसोसिएशन दिया हुआ है तो आई हम क्या रखेंगे, एन की वैल्यू के बराबर. ठीक है. केसीएल कितने मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो रहा है, 2. आई की वैल्यू कितनी आएगी, 2. सो अगर आई 2 आ गया, वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है. डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू मोलैलिटी. ठीक है. आई की वैल्यू 2, केएफ आपको गिवन है, मोलैलिटी 1 है. इसको सॉल्व करके हमारा कितना आ गया, 3.72. पर उन्होंने पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, टीएफ निकालना है. दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. एंड टी नॉट एफ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो हमारा पानी है इस टाइम पे.
ठीक है, सो यहाँ पर आंसर आ गया -3.72। ओके, फिफ्थ एमसीक्यू रीड करना। An equimolar solution of non-volatile solutes A and B shows a depression in freezing point in the ratio 2:1। वो कह रहे हैं हमारे पास दो सोल्यूट है A and B, इनकी मोलालिटी सेम है, ठीक है, अगर इसकी M है इसकी भी क्या है M। वो कह रहे हैं जो इनकी डेल्टा TF की रेशियो आ रही है, डेल्टा TF ऑफ A एंड डेल्टा TF ऑफ B, इनकी रेशियो कितनी आ रही है 2:1। समझ आ गया। एंड दे आर सेइंग इफ ए रिमेन्स इन नॉर्मल स्टेट इन सोल्यूशन, मतलब ए जो है वो ना तो डिसोसिएट कर रहा है ना ही क्या कर रहा है एसोसिएट, तो बी क्या करेगा। अब मुझे बताइए डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टीएफ ऑफ ए, आई के एफ इंटू मोलैलिटी। यहाँ पर आई किसकी पुट करेंगे ए की, अपॉन क्या है डेल्टा टीएफ ऑफ बी, इसका फॉर्मूला भी क्या लगेगा आई के एफ इंटू मोलैलिटी। यहाँ पर आई किसकी पुट करेंगे बी की, क्योंकि मोलैलिटी तो दोनों की सेम ही है, ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे बताइए यहाँ पर के एफ और के एफ कट, एम और एम कट, इसकी रेशियो कितनी है 2:1। वो कह रहे हैं ए तो कुछ कर ही नहीं रहा, ए जब कुछ कर ही नहीं रहा मतलब ना तो डिसोसिएट कर रहा है ना एसोसिएट कर रहा है, तो ए के लिए आई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1। कितनी पुट करेंगे, सो वी नीड टू पुट आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि ए इज इन नॉर्मल स्टेट, वो कुछ नहीं कर रहा, सो यहाँ पर 1 पुट कर दो, 1/IB इज इक्वल टू 2/1। सो IB कितना आ गया हमारा, बोलिए 1/2। IB कितना आ गया, अगर IB 1/2 आया है तो मुझे ये बताइए कि IB मतलब जो B है वो डिसोसिएट किया है कि एसोसिएट किया है, एसोसिएट। क्या किया है कि I की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब क्या किया है वो एसोसिएट, क्या किया है वो। ये MCQ क्लियर है। ओके, द लास्ट MCQ, 6th MCQ। A compound CaCl2.6H2O undergo complete dissociation in water। इसकी क्या हुई है, कंप्लीट डिसोसिएशन हुई है पानी में, तो I की वैल्यू क्या होगी। अब CaCl2 जब पानी में डिसोसिएट होगा तो किस में डिसोसिएट होगा CaCl2, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अब इतना याद करो, एक Ca है, दो क्या है Cl। जो 6 वाटर है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैडम 6 भी वो भी तो है ही है। अब ये तो सबको ही पता है कि यहाँ पर 2 + 1 आंसर 3 आना चाहिए, बट कंफ्यूज किसमें हो जाते हैं 6 वाटर, तो ये 6 भी प्लस कर देते हैं। सो बच्चे नॉर्मली आंसर लिख के आ जाते हैं 6 + 3 9, बट इसका आंसर क्या आना चाहिए I इज इक्वल टू ओनली 3, क्योंकि पानी डिसोसिएट नहीं करता, वाटर विल रिमेन एज इट इज। सो आंसर कितना आएगा I इज इक्वल टू 3। कौन सी ऑप्शन आ गई हमारी, डी ऑप्शन। So are all the MCQs clear to all of you? समझ आ गया? So let's start with the conceptual questions of abnormal molar mass. Okay? So what is the first question? हाँ जी बताइए मुझे first question कौन सा है? Define abnormal molar mass. So first का A पार्ट करने लगे हैं। क्या होता है abnormal molar mass? बोलिए। जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में मोलर मास की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड थ्योरेटिकल वैल्यू जो है सेम नहीं आती, तो कौन सा मोलर मास आता है, अबनॉर्मल मोलर मास। समझ आ गया। सो लिख लो इसकी डेफिनेशन। व्हेन द वैल्यू ऑफ मोलर मास कैलकुलेटेड फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने कैलकुलेट की है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, एंड सेकंड वाली कौन सी होगी, एक्सपेरिमेंटल, इज नॉट सेम ऑफ व्हाट एज दैट ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इट इज सेड टू हैव अबनॉर्मल मोलर मास। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि जब थ्योरेटिकल आंसर एंड एक्सपेरिमेंटल आंसर मैच नहीं कर रहा, देन कौन सी प्रॉपर्टी है, अबनॉर्मल मोलर मास। इतना क्लियर है। मैंने क्या लिखा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ मोलर मास जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से थ्योरेटिकली कैलकुलेट की है एंड वो किसके सेम नहीं आ रही, जो हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की थी, देन उसमें कौन सा है प्रॉपर्टी, इट इज सेड टू हैव अबनॉर्मल मोलर मास। इतना क्लियर है, बोलिए। चलिए इसका बी पार्ट,
बोलिए क्या है बी पार्ट? डिफाइन वैन हॉफ फैक्टर। क्या होता है वैन हॉफ फैक्टर? सो क्या है इसका फॉर्मूला? इट इज द रेशियो ऑफ, लिख लीजिए आप, किसकी रेशियो है ये? ऊपर क्या लिखेंगे? वेरी गुड, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और नीचे क्या होता है? थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल को और क्या लिख देते हैं? ऑब्जर्व या कैलकुलेटेड। ओके, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऊपर क्या लिखेंगे? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव। एक्सपेरिमेंटल को और क्या लिख सकते हैं हम? ऑब्जर्व्ड। इतना क्लियर है? सो यही इसकी डेफिनेशन है। इट इज द रेशियो ऑफ, जो हमने कल फॉर्मूला किया था वही उसकी आज डेफिनेशन बन चुकी है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए। इथेनॉइक एसिड डिसॉल्व इन बेंजीन। जब इथेनॉइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व किया तो क्या होगा? इथेनॉइक एसिड इन बेंजीन, बताइए एसोसिएशन होगी कि डिसोसिएशन? वेरी गुड। सो इथेनॉइक एसिड अगर पानी में होगा तो डिसोसिएशन, बट इथेनॉइक एसिड इन बेंजीन क्या होती है? एसोसिएशन। तो आई की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? लेस देन 1। सो इथेनॉइक एसिड इन बेंजीन मींस एसोसिएशन, so value of I will be less than 1 एसोसिएशन के केस में। क्लियर है बच्चे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट वैन हॉफ फैक्टर? तो आपको कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं, ठीक है? कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं यहाँ पर? बोलिए। K2SO4, नेक्स्ट वन इज MgSO4 एंड द थर्ड वन इज ग्लूकोज। वो पूछ रहे हैं कि इसमें से किसकी आई की वैल्यू ज्यादा है। तो आप मुझे बताइए कि K2SO4 किस में डिसोसिएट करेगा? इट विल डिसोसिएट इनटू 2K पॉजिटिव एंड 1 SO4 2 नेगेटिव। इतना क्लियर है? MgSO4 किस में डिसोसिएट करेगा? Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। एंड ग्लूकोज डिसोसिएट करेगा? नहीं, क्योंकि ग्लूकोज क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये डिसोसिएट करेगा ही नहीं। समझ आ गया? सो मुझे बताइए, अगर ये जो K2SO4 है इसमें कितने आयंस आए हैं? 2K एंड 1 SO4। कितने आयंस आ चुके हैं? 3। कितने आयंस आ चुके हैं? इसमें कितने आए हैं? 1 + 1 2। एंड जो डिसोसिएट करता ही नहीं है उसके लिए कितना आएगा वैल्यू? 1। तो उन्होंने पूछा था कि विच वन विल हैव हाईएस्ट। हाईएस्ट किसकी आई है? K2SO4। सो इज द आंसर क्लियर? जितने आयंस में वो डिसोसिएट करेगा वही अपना आंसर आएगा। ओके, इसका बी पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव, बी पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर osmotic प्रेशर इन 1m KCl और 1m यूरिया? अब आपको यहाँ पर दो चीजें दी हुई हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं? 1m KCl एंड सेकंड क्या है? 1m यूरिया। क्या पूछ रहे हैं? हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पूछ रहे हैं? पाई। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पाई? CRT। बट यहाँ पर आपको क्या लगाना है? ICRT। क्या लगाना है? अब देखो R एंड T तो कांस्टेंट ही होते हैं। पाई इज इक्वल टू ICRT। टेम्परेचर कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, ठीक है? यहाँ पर कंसेंट्रेशन भी दोनों की कितनी है? 1 मोलर 1 मोलर, ठीक है? दोनों की कंसेंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। सो पाई किसके डायरेक्टली आ गया? I के। किसके डायरेक्टली आ गया? I के। अब KCl के लिए I की वैल्यू कितनी होगी? KCl किस में डिसोसिएट होगा? K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। I की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ? 2। कितनी आएगी? यूरिया के लिए I की वैल्यू 1, क्योंकि यूरिया जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट करता ही नहीं है। सो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा आएगा? KCl का, क्योंकि उसकी I की वैल्यू ज्यादा है। समझ आ गया? सो ये पूरा क्वेश्चन I के बेसिस पे था। डन? ओके, इसका सी पार्ट। अरेंज elevation of boiling point in 1m KCl is nearly double than 1m sugar solution। वो कह रहे हैं जो एलिवेशन इसी में है 1m KCl और 1m शुगर सोल्यूशन में, KCl वाली एलिवेशन डबल है देन 1m शुगर। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? पहले वो बताइए मुझे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन इन?
डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई केबी इंटू एम। क्लियर? केबी तो दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा, सो ये हम कंसिडर नहीं कर सकते। फिर मोलैलिटी मतलब 1m मतलब मोलैलिटी भी सेम है, सो सिर्फ डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करेगा? अगेन इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। केसीएल के केस में आई की वैल्यू कितनी आएगी? 2। शुगर के केस में आई की वैल्यू 1। तो किसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा? केसीएल का। सो विच विल हैव हायर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज केसीएल की डिसोसिएशन हो जाएगी। किसमें डिसोसिएट करेगा केसीएल? के पॉजिटिव एंड आंसर क्लियर है बच्चे? सो एलिवेशन उसकी इसीलिए ज्यादा है क्योंकि उसका वैन हॉफ फैक्टर ज्यादा है। डन? चलिए इसका अभी करते हैं डी पार्ट। रीड कीजिए। Why are equimolar solution of sodium chloride and glucose are not isotonic? So यहाँ पर हमें बात की गई है सोडियम क्लोराइड। क्या फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड का? NaCl। सेकेंड सोल्यूशन कौन सा है? ग्लूकोज। वो पूछ रहे हैं कि इनका जो इक्विमोलर मतलब मान लीजिए इसका 1 मोलर है, इसका भी क्या है 1 मोल, ठीक है, जो इसका सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक क्यों नहीं है? अब मुझे ये बताइए व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड आइसोटोनिक? यस, आइसोटोनिक मीन्स इनका क्या होना चाहिए? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम देखते हैं कि इनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब सिंबल क्या होता है? पाई। सो पाई 1 शुड बी इक्वल टू पाई 2, बट क्यों नहीं सेम है? पाई का फॉर्मूला क्या था? ICRT। अगर CRT सेम होता है पाई किसके डायरेक्टली आ जाएगा? I के। NaCl के लिए I की वैल्यू कितनी आएगी? 2, क्योंकि NaCl विल डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसके लिए I की वैल्यू कितनी आएगी? 1। समझ आ गया? सो यहाँ पर जो NaCl का पाई आएगा दैट विल बी पाई इज इक्वल टू 2CRT एंड इसके केस में क्या आएगा? पाई इज इक्वल टू 1CRT। सो इसीलिए NaCl वाला हमेशा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी डबल। क्या होगा उसका? डबल। इतने क्वेश्चन क्लियर है? सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का जो ई पार्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैन हॉफ फैक्टर। वैन हॉफ फैक्टर का सिंबल क्या होता है? आई। क्या सिंबल है? आई। तो आपके पास सबसे पहले है 0.1 m CaCl2। CaCl2 किस में डिसोसिएट करेगा बताइए? Ca2 पॉजिटिव प्लस, तो इसमें आई की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3। और KCl किस में डिसोसिएट करेगा बताइए? एंड Cl नेगेटिव। आई की वैल्यू 2। Al2SO4 thrice will dissociate into 2Al plus 3SO4। जो चार्जेस लिखने हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। Al के पे कितना होता है? 3 पॉजिटिव एंड SO4 पे कितना होता है? 2 नेगेटिव। समझ आ गया? क्योंकि 2Al है यहाँ पर तो 2Al 3SO4। क्लियर? तो यहाँ पर कितने बन गए आयंस? 3 + 2 5। कितने बन चुके हैं? और सुक्रोज के लिए आई की वैल्यू 1 क्योंकि वो डिसोसिएट करता ही। समझ आ गया इतना? अब उन्होंने लिखा था अरेंज कीजिए। सबसे पहले वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सबसे पहले सबसे ज्यादा किसका आ गया हमारे पास? 0.1 m Al2SO4 थ्राइस। सेकेंड नंबर पे कौन आएगा बोलिए? CaCl2। थर्ड नंबर पे KCl एंड लास्ट पे। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया थर्ड का ई पार्ट? सबको आई की वैल्यू फाइंड करके उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना था। सो थर्ड का ई पार्ट क्लियर है? सो शैल वी मूव टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन? आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इजी नाउ। Find the value of Van't Hoff factor for dilute aqueous solution of benzoic acid in water when it is completely associated to form a dimer। अगर आप completely statement को पढ़ रहे हो तो यहाँ पर एंड में मेंशन किया हुआ है कि वो एसोसिएट करके क्या बना रहा है? डाइमर। मतलब जुड़ रहा है। डाइमर बनाना मतलब दो मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? <1 मतलब 1/2 एग्जैक्टली लिख सकते हैं। उन्होंने मेंशन ही कर दिया डाइमर बन रहा है यानी कि दो जुड़ रहे हैं। मेंशन कर ही दिया तो <1 लिखने की जरूरत नहीं, तो वी विल राइट द एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज 1/2 क्योंकि लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि एसोसिएट टू फॉर्म अ डाइमर। इज इट क्लियर? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन रीड कीजिए। Why sodium chloride solution freezes at lower temperature than water? जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है यानी कि जब नमक को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो चुका है देन ओनली वाटर इज प्रेजेंट। समझ आ गया? ये हम कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं?
डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में हमने सारा यही स्टडी किया है ना कि जब ओनली वाटर विल बी देयर वो आराम से फ्रीज होगा, ठीक है। ओनली वाटर विल बी देयर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, T0F। क्या होगा, जैसे ही हम वाटर में क्या ऐड कर देंगे, नमक। क्या ऐड कर देंगे, नमक। जो NaCl है वो कौन सा सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल। नमक ऐड होने से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एंड सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या लिखते हैं, TF। क्या लिखते हैं, एंड फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डिक्रीज, यानी कि डेल्टा TF बन जाएगा, T0F माइनस TF। समझ आ गया। इसका आंसर यही है, ड्यू टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है जी। जैसे ही हम पानी में कोई भी सोल्यूट ऐड करेंगे तो उसको पानी को फ्रीज होने में अब दिक्कत आएगी। पहले पानी आराम से फ्रीज हो रहा था 0 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे ही हमने उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर दिया तो उसको फ्रीज होने में दिक्कत आएगी, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, आपका इसका सिंपल आंसर है ड्यू टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वेरी गुड। ओके, रीड द सिक्स्थ क्वेश्चन। Predict the state of solute in solution in the following cases. So इसमें पहला केस दिया हुआ है कि जब जो I की वैल्यू है वो हमारी है 0.3। अगर I 0.3 है तो सोल्यूट क्या करेगा, एसोसिएट या डिसोसिएट, एसोसिएट। वेरी गुड। अगर लेस देन 1 है तो क्या करता है, एसोसिएट। क्या करता है, सोल्यूट। ओके, सेकंड केस रीड कीजिए। व्हेन I is फाइंड टू बी 4, I की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4। अगर I ग्रेटर देन 1 है तो क्या करेगा ये, बस यही लिखना था कि जो सोल्यूट है आपका एसोसिएट करेगा या डिसोसिएट करेगा। इतना क्लियर है बच्चे, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, 7th क्वेश्चन। When mercuric iodide is added to aqueous solution of potassium iodide, the freezing point is raised. Why? अब mercuric iodide होता है Hg(I2). क्या होता है, mercuric मतलब Hg, उसके 2 पॉजिटिव चार्ज है, एंड आयोडाइड, दिस इज मर्क्यूरिक आयोडाइड। वो क्या है, इसमें इसको हमने किसमें ऐड कर दिया, पोटाशियम आयोडाइड। किसमें ऐड कर दिया, जब दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स K2HgI4, यानी कि ये जुड़ जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, एसोसिएट। समझ में आया। जब HgI2 में Ki ऐड करते हैं तो वो क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं, क्या बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स। अगर वो जुड़ चुके हैं, मुझे ये बताइए, तो I की वैल्यू विल बी, मतलब एसोसिएट करके लेस देन 1, ठीक है। समझ आ गया। मतलब हम क्या बोलेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी, डिक्रीज और इंक्रीज, एसोसिएट करने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। अब कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की यहाँ बात कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट की। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर, डिप्रेशन इन अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, इट मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा TF आल्सो डिक्रीजेस। समझ आ गया ना, क्योंकि वो एसोसिएट कर चुके हैं, जुड़ चुके हैं, जुड़ने से सोल्यूट पार्टिकल्स कम हो चुके हैं। अगर कम हो चुके हैं इट मींस क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो कम हो गया, डेल्टा TF। डेल्टा TF का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था ऊपर, T0F माइनस TF। TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। T0F क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जब ओनली वाटर वाज देयर, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का। और ये क्या है, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो अगर डेल्टा TF कम हुआ है, TF क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि ये नेगेटिव में है ना। सो अगर डेल्टा TF डिक्रीज हुआ है तो इसके सामने ही पड़ा है TF, बट वो कहाँ है, इसमें नेगेटिव में है, तो TF क्या करेगा, इसमें इंक्रीज, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल इंक्रीज। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है बच्चे, इसी एमसीक्यू में कंफ्यूज होते हैं, इसके एमसीक्यू भी बनते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज सोल्यूशन का। सो अगर आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हुई है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज। जस्ट रीड द क्वेश्चन अगेन नाउ। When mercuric iodide is added to aqueous solution of potassium iodide, the freezing point is raised. यही लिखा है ना उन्होंने कि solution का freezing point बढ़ चुका है, why? तो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि इसमें क्या हो चुका है,
मर्क्यूरिक आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड मिलके कम्प्लेक्स बना लेते हैं ये वाला K2HgI4, ये कम्प्लेक्स बन चुका है, मतलब ये जुड़ चुके हैं। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो यू विल राइट इट एज कि वो क्या हो चुके हैं, एसोसिएट। क्या हो चुके हैं, अगर एसोसिएट हो चुके हैं मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स कम हो चुके हैं। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है फ्रीजिंग पॉइंट वाली, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो कम हो चुकी है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ कम हुआ है, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या है, टी नॉट एफ माइनस टीएफ, तो टीएफ क्या करेगा यहाँ पर, इंक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन विल इंक्रीज। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नाउ द लास्ट थ्योरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज रीड इट आउट, मेरे साथ साथ रीड कीजिए। द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास for what type of substance is lower than the true value when water is used as a solvent। वो कह रहे हैं जो मोलर मास कब कम होता है, किस केस में, एसोसिएशन के केस में कि डिसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन, वेरी गुड। जब डिसोसिएशन होती है हमें सबको पता है कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन सोल्यूट पार्टिकल्स क्या करते हैं, इंक्रीज। डिसोसिएशन मतलब सोल्यूट पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो बढ़ जाते हैं। अगर सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गए मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, इंक्रीज। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मोलर मास क्या करेगा फिर, डिक्रीज, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मोलर मास में क्या रिलेशन है, इनवर्स, सो मोलर मास विल डिक्रीज। सो उन्होंने यही पूछा कि किस केस में मोलर मास की वैल्यू कम आएगी, यानी कि लोअर वन आएगी, किस केस में आएगी, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ, समझ आएगा, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी। गिव वन एग्जांपल ऑफ सच सब्सटेंस एंड वन एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस व्हिच डू नॉट शो द वेरिएशन। वो कह रहे हैं कि तो ऐसी एग्जांपल दे दो जो ये शो करेगा। क्या एग्जांपल दोगे आप डिसोसिएशन की, HCl, वेरी गुड, HCl will dissociate into H positive and Cl negative। एंड उन्होंने ये भी पूछा है कि ऐसे एग्जांपल दीजिए वो जिसमें चेंज ही नहीं आएगा मोलर मास में, मतलब जिसमें जो मोलर मास एक्सपेरिमेंटल है वही थ्योरी वाला आएगा। कोई ऐसे एग्जांपल जिसमें मोलर मास चेंज नहीं आएगा, जैसे कि ग्लूकोज, नो, उसमें तो एसोसिएशन होती है, तो वो इथेनोइक एसिड में बेंजीन नहीं लिख सकते, वी विल राइट एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, कोई भी आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिख सकते हो क्योंकि इसमें आई की वैल्यू 1 होती है, डिसोसिएट करते ही नहीं। क्वेश्चन समझ आ गया। पहले उन्होंने पूछा था कि कैसी एग्जांपल बताइए जिसमें मोलर मास कम होता है, कम किस में होता है, डिसोसिएशन के केस में, उसकी एग्जांपल HCl लिख दी। सेकंड उन्होंने पूछ लिया कि ऐसी एग्जांपल बताइए जिसमें वैल्यू चेंज नहीं होती, जो भी ट्रू वैल्यू है वही हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो वो कौन सा होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें केस में चेंज नहीं होती। क्लियर है बच्चे ये क्वेश्चन। इसके बाद वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। So let's start with the numerical problems of abnormal molar mass, that is the topic Van't Hoff factor. So read the first numerical. So आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल को रीड करके ना जो जो गिवन है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, आप सबको याद है ना कौन कौन से सिंबल्स हम यूज करते हैं, ठीक है ना। सो वही सिंबल्स हम यूज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू राइट इट इन दैट वे। सबसे पहले क्या है, when 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर वाज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन। मैंने हर बार बताया कि सबसे पहले आपको चूज करना होता है कि कौन सा सोल्यूट एंड कौन सा क्या है, सॉल्वेंट। सो यहाँ पर सोल्यूट कौन सा है, सल्फर। कितना है सोल्यूट का मास, 25.6 एंड इसके मास को क्या लिखते हैं, WB। सो यहाँ पर B क्या है हमारा, सल्फर, क्या चीज है, इतना क्लियर है। इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन, यहाँ पर जो 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन है, बेंजीन क्या चीज है, अगर सोल्यूट हमारा सल्फर है तो बेंजीन क्या होगा, सॉल्वेंट। इसको क्या लिखेंगे, A, एंड इसके मास को क्या लिखेंगे, W। इतना क्लियर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट रीड कीजिए। द फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड बाय 0.512 केल्विन। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड बाय, सो व्हाट इज दिस, डेल्टा TF, मतलब इतना फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कम हुआ है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज डेल्टा TF। डेल्टा TF कितना है, 0.512 केल्विन। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर। आपको सल्फर का यहाँ पर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, यानी कि SX। सो वो कैसे करेंगे, और देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। यहाँ पर KF गिवन है, KF की वैल्यू कितनी गिवन है, 5.12 एंड KF के यूनिट्स
क्या होते हैं, अगर किसी को याद हो तो? वैसे तो गिवन ही है, बोलिए। केल्विन केजी पर मोल। अब आपको याद हो चुके हैं ना ये केल्विन केजी पर मोल। एंड आपको एक सल्फर का एटॉमिक मास यानी कि 32 ग्राम भी गिवन है। सो करें सॉल्व इसको, ठीक है। सो यहाँ पर आपको डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगाना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टीएफ, बोलिए। KF मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। अब यहाँ पर क्योंकि सल्फर है, वैसे तो हम आई भी यूज करते हैं, पर सल्फर डिसोसिएट करता ही नहीं है, तो इसलिए आई यूज नहीं करेंगे। मोलैलिटी को एलैबोरेट करवाइए, क्या फॉर्मूला मोलैलिटी का? WB अपॉन MB, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नीचे क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। एंड अगर ग्राम में है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 1000। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? सो शैल वी पुट द वैल्यू? करवाओ फिर वैल्यू पुट। डेल्टा टीएफ की कितनी है यहाँ पर? 512। केएफ की कितनी है? 5.12। WB कितना है? 25.6 into 1000। MB कितना है यहाँ पर? वही हमें नहीं पता, क्योंकि हमें सिर्फ सल्फर गिवन है। एक सल्फर का मास पता है हमें, SX निकालना है हमने, MB नहीं पता, ठीक है। WA कितना है? 1000। समझ आ गया? इसको जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MB, कितनी आई है हमारे पास? 256 ग्राम। ध्यान से सिर्फ बोर्ड पे देख लीजिए। यहाँ पर हमें X निकालना था, कितने सल्फर है। ये हमारे पास टोटल मास आ चुका है 256 ग्राम। अब अगर टोटल मास 256 है, एक सल्फर का कितना है? 32। तो कितने सल्फर एटम्स प्रेजेंट है यहाँ? 256 अपॉन 32 कितना आ चुका है? 8। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फर? S8। कौन सा फॉर्मूला बनेगा? S8। इतना क्लियर है? नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड कीजिए। When 19.5 gram of FCH2COOH is dissolved in 500 gram of benzene. सबसे पहले आप मुझे चूज करके बताइए what is the solute and what is the solvent. So 19.5 ग्राम क्या चीज है? Solute. Very good. क्या चीज है ये? WB। क्या चीज है ये? यानी कि B हमारी क्या चीज है? ये सारा FCH2COOH जो गिवन है मैंने वही लिखा है, ठीक है। और लिखा हुआ है इसका मोलर मास 78। 78 को मैं क्या लिखूं सिंबल? इसी का मोलर मास है, क्या सिंबल लिखें? MB। मोलर मास का सिंबल क्या लिखते हैं? MB। क्लियर? इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये वाटर अब क्या चीज है? सॉल्वेंट। एंड सॉल्वेंट को कौन से सिंबल से लिखेंगे? A। सो यहाँ पर कितना सॉल्वेंट दिया हुआ है? 500 ग्राम। व्हाट इज दिस? WA। इतना क्लियर है? The depression in freezing point is observed to be 1 degree Celsius. So what is this 1 degree Celsius? क्या given है ये? Delta TF। क्या given है ये? 1 degree Celsius। इतना क्लियर है? क्योंकि depression in freezing point है। अब रीड कीजिए नेक्स्ट। Calculate the degree of dissociation। क्या कैलकुलेट करना है हमने? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिंबल क्या होता है? अल्फा। क्या सिंबल होता है? अल्फा। समझ आ गया? हमें ये फाइंड करना है। एंड और आपको क्या गिवन है? KF। क्या गिवन है? KF कितना है? 1 पॉइंट, ध्यान से चेक कीजिए प्लीज। 1.86 केल्विन केजी पर मोल। सो यहाँ पर इतना तो क्लियर है कि अल्फा निकालने के लिए हमें सबसे पहले आई निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? आई। क्योंकि अल्फा का फॉर्मूला होता क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखा है ना। एंड डिसोसिएशन के केस में अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? I-1 अपॉन N-1। यानी कि हमें सबसे पहले आई चाहिए। सो आई हम डेल्टा TF के मॉडिफाइड फॉर्मूले से निकालेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा TF? IKF इनटू मोलैलिटी। IKF इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी की यहाँ पर मुझे वैल्यू पुट करवाओ बच्चे, सिंबॉलिक फॉर्म में दोबारा जो हमने ऊपर लिखी थी वही आ जाएगी। बोलो। WB अपॉन MB इंटू W। इतना क्लियर है? सारी वैल्यूज पुट करके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तो चलिए कीजिए वैल्यू पुट। डेल्टा TF कितना है हमारे पास? 1। इसको ना डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस में रहने दो, चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो, चेंज तो उतना ही रहेगा, ठीक है। आई हमें पता ही नहीं है। KF कितना है? 1.86। WB कितना है? 19.5 इंटू 1000। यहाँ पर MB कितना है? 78। WA कितना है? 500। अब आप कैलकुलेशन कीजिए एंड मुझे बताइए कि यहाँ पर आई की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है।
सो वैल्यू ऑफ आई कम्स आउट टू बी, कितनी आई है बच्चे आई की वैल्यू 1.075। इतना क्लियर है। अगर यहाँ पर आई आ चुका है तो क्या हम अल्फा निकाल सकते हैं? अल्फा के लिए आई तो आ गया बट एन नहीं है हमारे पास। एन क्या आएगा? सोल्यूट कौन सा था हमारा? FCH2COOH। अब है तो ये एसिटिक एसिड ही बट उसमें साथ में बस F लगा हुआ है, ठीक है। सो ये वाला जो है ना CH2COOH, इसके साथ बस F लगा हुआ है, किसमें डिसोसिएट होगा? FCH2CO नेगेटिव प्लस F नेगेटिव, सॉरी H पॉजिटिव। मतलब जो H पॉजिटिव है वो अलग हो जाएगा, जैसे एसिटिक एसिड में होता है ना CH3CO नेगेटिव अलग, H पॉजिटिव अलग, इसमें भी बस वो CH3CO नेगेटिव वाला अलग एंड H पॉजिटिव अलग। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? कितने मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं हमारे पास? 2। कितने बन चुके हैं? समझ आ गया? अल्फा निकाल लेंगे, कीजिए वैल्यू पुट एंड टेल मी द आंसर। अल्फा इज इक्वल टू आई की कितनी आई है वैल्यू? 1.075 -1 अपॉन N कितना आया है? 2 - 1 2 - 1। बताइए फिर मुझे आंसर कितना आ रहा है? 0.075। एंड इसको परसेंटेज में लिखने के लिए चाहे तो आप अपना आंसर इतना ही लिख दो कि अल्फा हमारी इतनी ही है, चाहे आप इसको और करके परसेंटेज में लिख दो। परसेंटेज में कितना आएगा? 0.075 इंटू 100 कितना आ रहा है आंसर? 7.5। इतना क्लियर है बच्चे? दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है। 6.1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन 100 ml ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर 6.1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन 100 ml बेंजीन है। सोल्यूट कौन सा है आपका? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो है सोल्यूट है, इसको क्या मानेंगे? बी। कितना गिवन है ये? 6. यानी कि WB कितना गिवन है? WB 6.1 ग्राम। इतना क्लियर है? इन 100 ml ऑफ बेंजीन, सो यहाँ पर बेंजीन 100 ml दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 100 ml, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या गिवन है आपको? पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना गिवन है ऑस्मोटिक प्रेशर आपको? 6.5 atm। 6.5 atm। इतना क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? एंड फाइंड क्या करना है? फाइंड द परसेंटेज एसोसिएशन। क्या फाइंड करना है? परसेंटेज एसोसिएशन। परसेंटेज एसोसिएशन मींस अगेन व्हाट वी नीड टू फाइंड इज अल्फा। क्या फाइंड करना है? समझ आ गया? अब अल्फा निकालने के लिए अगेन हमें क्या चाहिए? आई। क्या चाहिए? एसोसिएशन के केस में अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? I - 1 अपॉन 1 अपॉन n - 1। इतना क्लियर है? समझ आ गया? सो यहाँ पर अगेन हमें आई चाहिए, तो पाई का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पाई? ICRT। क्लियर? आई को इलैबोरेट करवाओ, आई का फॉर्मूला, सॉरी सी को इलैबोरेट करवाओ, सी का क्या आएगा? N/V RT। N/V RT। समझ आ गया यहाँ पर? ओके। एंड यहाँ पर पाई इज इक्वल टू आई। एन क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन, और आपको यहाँ पर टेम्परेचर भी गिवन होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मिसिंग है टेम्परेचर शुड बी अप्रोक्सीमेटली इट विल बी अराउंड 300 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। सो नाउ वी आर एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। बट हमें बेंजोइक एसिड का मोलर मास नहीं पता, MB नहीं पता। किसी को बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला आता है? वैसे 90% केसेस में गिवन ही होता है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड? इट इज बेंजीन के ऊपर COOH, यानी कि C6H5COOH। देखना इसका MB कितना बन रहा है? 6 कार्बन, ठीक है। कितना आएगा? एक कार्बन का मास 12, 6 का 72 प्लस 5 प्लस फिर से एक कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का 32 प्लस 1 कितना आ चुका है? 122 ग्राम। सो शैल वी पुट द वैल्यू? पाई कितना है हमारे यहाँ पे? 6.5 इज इक्वल टू आई हमें पता नहीं, WB कितना है? 6.1। आर की वैल्यू कितनी कंसीडर करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में? 0.0821। टेम्परेचर कितना है? 300। MB कितना आया? 122। एंड V कितना है? 100 ml। अच्छा, अगर यहाँ पर वॉल्यूम जो है शुड बी इन लीटर, अगर ml में आ रहा है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 1000। तो ये लीटर में होना चाहिए। अगर ml में आ रहा है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 1000। अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि आई की वैल्यू कितनी आ रही है। ओके, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 0.527।
527 इतना क्लियर है। इनमें ना हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इन न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, तभी जाके ये सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, अल्फा इज इक्वल टू आई कितनी है 0.527 माइनस 1। यहाँ पर 1 अपॉन कितना पुट करूं, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन है, क्या बनाता है कोई भी एसिड इन बेंजीन, डाइमर, क्या बनाता है, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कितनी पुट करेंगे वैल्यू 1/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आ रहा है हमारा, ऊपर माइनस कीजिए 0.527 माइनस 1। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस करके माइनस 0.473। आपको पता है कि ये माइनस करके कितना आएगा, -1/2 ही आएगा, क्योंकि 1 में से 1/2 गया तो -1/2, माइनस के साथ माइनस कट, एंड इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, माइनस से माइनस कट हो गया 0.946। ठीक है जी। और अगर परसेंटेज में निकालना हो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100, कितने परसेंट आंसर आ जाएगा, 94.6% आंसर। सो इज न्यूमेरिकल क्लियर, समझ आ गया। सो बेंजोइक एसिड में बेंजीन वाला कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पर WB, वॉल्यूम, पाई सब कुछ गिवन था, पहले आप आई निकालिए, आई से अल्फा निकालिए। क्लियर है जी। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 4। Calculate the elevation in boiling point of solution. So what is the symbol of elevation in boiling point? क्या सिंबल होता है elevation in boiling point का? डेल्टा TB। क्या सिंबल होता है elevation in boiling point का? डेल्टा TB। ठीक है जी, ये हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है, when 4 ग्राम MgSO4 was dissolved in 100 ग्राम of water। अब मुझे चूज करके बताइए कि यहाँ पर सोल्यूट कौन सा है आपका, MgSO4 या वाटर, MgSO4। अगर MgSO4 सोल्यूट है उसको क्या मानेंगे, B या A, B। एंड वाटर को क्या मानेंगे, A। अगर 4 ग्राम MgSO4 है देन सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, WB। क्या गिवन है, WB इज 4 ग्राम। इज इट क्लियर, 4 ग्राम MgSO4, इसका मोलर मास गिवन है आपको 120 ग्राम। मोलर मास को कैसे लिखेंगे, सिंबल MB। कितना है MB, 120 ग्राम। इतना क्लियर है। Was dissolved in 100 ग्राम of water. What is 100 ग्राम of water? WA। WA। इतना क्लियर है। Assuming MgSO4 undergo complete ionization, यानी कि इसकी complete dissociation हो चुकी है। अगर यहाँ पर लिखा हो कि MgSO4 undergo complete dissociation, it means complete dissociation का मतलब है 100%, मतलब कि जितनी आपकी आई की वैल्यू है उतनी ही किसकी वैल्यू होगी, एन की। ठीक है, अब मुझे बताइए MgSO4 किस में डिसोसिएट करेगा, वेरी गुड, MgSO4 will dissociate into Mg2 positive and SO4 negative. So what will be value of I, कितना आएगा यहाँ पर 2, कितना आएगा यहाँ पर 2। क्लियर। Kb भी आपको गिवन है, Kb कितना है यहाँ पर 0.52 Kelvin kg per mole. So shall we use the formula? कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको, इजी टू सॉल्व। So डेल्टा TB का कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पर, डेल्टा TB is equal to I Kb into molality. What is the formula of molality, बोलिए बच्चे, WB into 1000 नीचे MB into WA. Just put the value over there now. वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। सो डेल्टा TB हमें निकालना है, I की वैल्यू आपने 2 पुट की है, Kb कितना है 0.52, WB कितना है 4, MB कितना है 120 एंड WA कितना है 100। सो मुझे सॉल्व करके बता दो यहाँ पर डेल्टा TB कितना आया, जितना आया वही आपका आंसर है, चाहे केल्विन में लिख दो चाहे आप लिख दो 0.3467। इज इट क्लियर बच्चे, समझ आ गया।